वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर क्लास 10th। तो ये आज हम इसको पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे, और अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो हम इसको 2 पार्ट में कर लेंगे। वैसे तो बहुत इजी चैप्टर है। तो जैसा कि अपने नाम से ही पता चल रहा है, पेयर पेयर मतलब दो है उसमें, ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर मतलब जिसमें एक्स मतलब वेरिएबल्स की पावर जो है 1 रहे, डिग्री उसकी 1 हो। इक्वेशन आप जानते ही उसे कहते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों हो। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जो वो ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इसकी होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके। तो ए जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ये हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो चलिए अब आपको सबसे पहले कहता हूँ कि चलिए 2 लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर हम 2 लाइन ड्रॉ सिर्फ 3 ही वेज में ही कर सकते हैं। या तो वो एक दूसरे को कट करेंगी, या एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, या एक के ऊपर एक और होगी, है ना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और इन्हें हम कहते हैं ना कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है ना। तो कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक के ऊपर एक होती है। इसे हम यूनिक सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका एक ही सॉल्यूशन है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन है ना। और इसमें तो देखिए कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई कॉमन पार्ट ही नहीं है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। और इसको हम क्या कहते हैं? ये तो हर पॉइंट पे, इस लाइन पे, एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट। और दूसरी लाइन भी बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर ही है, यानी कि हर पॉइंट पर वो एक दूसरे को मतलब टच कर रही हैं, तो इसलिए उनको हम कह सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है। अच्छा, इसको हम कंसिस्टेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंसिस्टेंस। ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। कंसिस्टेंस। ये जो पैरेलल वाली होती है वो इनकंसिस्टेंस होती है। ठीक है ना। और ये भी कंसिस्टेंस होती है। बस इनकंसिस्टेंस कौन सी होती है? नॉन पैरेलल वाली, मतलब सॉरी जो पैरेलल है, नो सॉल्यूशन वाली। तो ये भी हमारा कंसिस्टेंस होता है। ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसके लिए पैरेलल वाली के लिए फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इसमें तीनों ही इक्वल होते हैं। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो मतलब इसमें से कोई भी एक चीज़ आ जाती है तो हमें बाकी की चीज़ें जो हैं पता लग जानी चाहिए। अब आप ये कहोगे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि 2 लाइन को हम बस तीन ही वेज में कर सकते हैं। अगर किसी ने ये सोच लिया हो मन में ऐसे भी तो है, लाइन को अगर हम इंटरसेक्ट कर आगे प्रोड्यूस करेंगे तो इंटरसेक्ट कर ही जाएंगे, है ना। तो ये मत सोचना कि ये एक अलग कंडीशन है, चौथा कंडीशन। ये चौथा नहीं है, ये इसी में ही आ रहा है, पहले वाले में। चलें तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज जो है इसकी 3.1। ठीक है। तो अब जो है नए सिलेबस में ये 3.1 है, वैसे जो पुरानी बुक थी, क्योंकि जो डिलीटेड सिलेबस में 3.1 जो थी वो नहीं थी। अब ये 3.2 थी, पुरानी बुक्स में ये 3.2 है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी ओल्ड बुक यूज़ कर रहे हैं। तो पुरानी बुक में ये 3.2 है, और जो न्यू एडिशन आया है उसमें ये 3.1 है। तो हमें क्या करना है? फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में कहता है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के, उन्होंने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अगर लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा हैं तो हम क्या करते हैं? लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x ले लेते हैं, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू ले लेते हैं y। क्लियर है ना। तो अब हमने ये ले लिया है। तो अब हमें पता है कि टोटल कितने हैं? 10 स्टूडेंट है ना। तो लड़के और लड़कियां मिला के कितने होंगे? x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब उसने बोला लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा है, मतलब ये इससे 4 ज़्यादा है। तो इसका मतलब इनमें हमेशा जो भी डिफरेंस रहेगा वो ऑलवेज 4 ही रहेगा। अगर लड़कियां मान लो 6 हैं तो लड़के 2 होंगे। अगर लड़कियां 7 हैं तो लड़कियां 3 होंगी। अगर लड़कियां 50 हैं, मैं 10 का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, मैं ऐसी एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। तो अगर हम हमेशा उनके नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ को माइनस करेंगे तो ऑलवेज 4 आएगा, क्योंकि लड़कियां लड़कों से 4 ही ज़्यादा हैं। तो अब बस इनका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना तो आपको आता ही होगा।
अगर नहीं आता है तो आपके लिए 9th क्लास की लीनियर इक्वेशन वेरिएबल, आप उन 2 वेरिएबल वाला वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट तो बहुत ही इजी है। इसने बोला 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹50, मतलब 5 पेंसिल ले आया, 7 पेन ले आया, मिला के कितने रुपए में, 50 रुपये में, और 7 पेंसिल और 5 पेन ले आता है 46 रुपीज़ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल हम ले लेते हैं x, रुपीज़ x लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं, अब लिख दिया। तो कॉस्ट ऑफ अ पेन ले लेंगे ₹y, तो रुपीज़ पहले जो कर ही देता हूँ ना उसको सही, कितनी देर लगेगी, ठीक है ना। तो ₹x और ये ₹y, देखो मैंने थोड़ा सा आगे लिखा है, थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब ऐसे ही नहीं कि यहीं रुपीज़ लिखा यहीं x, तो ऐसा ना हो हिंदी इंग्लिश पता नहीं क्या क्या मिक्स हो जाए, थोड़ा सा दूर लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, पेंसिल एक x की है तो 5 कितने की हो जाएंगी, 5x, और 7 पेन हो जाएंगे 7y, मिला के कितने के लिए आया, 50 रुपए के। वाइल 7 लेके आया पेंसिल और 5 पेन ले आता है 46 में। फिर से इनको प्लॉट करेंगे। अच्छा मैं पॉइंट निकाल के दे देता हूँ, है ना, प्लॉट तो आप कर ही लोगे। जैसे मैं इस वाले के पॉइंट निकाल देता हूँ, है ना, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। बड़े वाले को दूसरी साइड भेज दो, अच्छा रहता है, बड़े वाले को भेजते हैं तो, है ना, और 5 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 50 माइनस 7y अपॉन 5। तो अब हम यहाँ पर ना x की ऐसी वैल्यू लेंगे कि फ्रैक्शन में ना आए, है ना। तो x की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, कितनी ले लेता हूँ, 0, तो 7 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, 50/5 कितना हो जाएगा, 10। अच्छा अगर मैं लेता हूँ 1, तो 7 1 7, 50 में से 7 जाएगा 43, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5। 2 लेता हूँ तो 14, 3 लेता हूँ तो 21, 4 लेता हूँ तो 5 ले लेता हूँ, 7 5 35 हो जाएगा। तो 50 माइनस 35 कितना होता है, 15, तो तब आ जाएगा 3। ऐसे ही लेने हैं, मतलब फ्रैक्शन में ना आए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पॉइंट में फिर आपको प्लॉट करने में ना आसानी होगी। चलें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि पहले ना इनको a1 अपॉन a2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट, मतलब कौन सी है वो लाइन। तो जैसे मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ इसका, सेकंड का फर्स्ट, ओके। तो हमारे पास है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अनदर इक्वेशन इज 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे, है ना। a1 अपॉन a2 आ गया 5/7, फिर निकालेंगे b1 अपॉन b2, वो आ गया -4/6, कट कुटा के आ गया -2/3। क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर ये दोनों इक्वल होते तो ही हम तीसरा चेक करेंगे। अगर तीसरा भी इक्वल होता तो इनफाइनाइट, नहीं होता इक्वल तीसरा तो नो सोल्यूशन, और अगर शुरू के ही दो इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो हमने देखा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है ना, मतलब एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सेकंड वाला देखेंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, थर्ड वाला नो सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल ऐसा ही करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 में कंपेयर करने के बाद पता लगाना है कंसिस्टेंस है क्या नहीं। तो अगर पैरेलल आता है, मतलब नो सॉल्यूशन आता है, तो आप उसे इनकंसिस्टेंस कह देंगे। और अगर इनके अलावा कोई भी आता है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, तो आप उसे क्या कहेंगे, कंसिस्टेंस। बस पैरेलल वाले को इनकंसिस्टेंस बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको ग्राफ ही प्लॉट करना है, आप उसे कर सकते हैं। अब उसके पॉइंट्स निकाल के क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, ओके। तो 5 में क्या कहता है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब क्या, हाफ ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर का हाफ, है ना। तो पेरीमीटर का हाफ दिया हुआ है हमें कितना, 36, मतलब पेरीमीटर का हाफ दिया हुआ है 36 मीटर, ओके। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ उसकी जो है ना 4 मीटर मोर देन है उसकी विड्थ से, और उसका पेरीमीटर 36 है, आधा पेरीमीटर, तो पूरा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 72 मीटर। हम इसको सिंगल वेरिएबल में भी कर सकते हैं, लेकिन हम 2 वेरिएबल कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, लेंथ को x ले लेंगे और ब्रेथ को ले लेंगे y, है ना। तो इसने बोला है इसकी लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो वही नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, सेम एज
प्रीवियस, तो x माइनस वाई इक्वस टू 4। अच्छा, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू पेरीमीटर। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ इज x, ब्रेथ इज y, पेरीमीटर इज 72। ये 2 मल्टीप्लाई से कितने जाएगा? डिवाइड में। तो x प्लस वाई इज 36। बस अब आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है। असर्शन रीजन में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर ये 6 है। तो क्या कह रहा है कि गिवन दैट लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। राइट अनदर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक और हमें इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल वाली, जो कि क्या रिप्रेजेंट करे? फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन, फिर सेकंड पार्ट में कहता है पैरेलल लाइन, और थर्ड पार्ट में कहता है कोइंसिडेंट लाइन। मतलब इस लाइन के साथ एक ऐसी लाइन जो इसको इंटरसेक्ट करे। चलें कर लेते हैं, मतलब कर लो ना ऐसे ही। 3x प्लस 2y कर दो, माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में कहता है पैरेलल, तो जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस 8 है ना, यही वाली है ना इक्वेशन। तो बस इसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, शुरू के 2 एलिमेंट्स को। तो क्या कर दो? 4x कर दो, 4x 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये हो जाएगा 6y। बस शुरू के 2 नंबर्स को, और लास्ट वाले को वही रहने दो 8। तो ये देखो, अगर आप इसको a1 अपॉन a2 करेंगे तो 1 अपॉन 2 आएगा, ये भी 1 अपॉन 2, बट ये 1 अपॉन 2 नहीं आएगा। तो इसलिए ये हमारा पैरेलल लाइंस को मतलब हो गया। अब अगर तीनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कोइंसिडेंट लाइन का हो जाएगा। मान लो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी लाइन को, तो 7 2 ज़ा 14x, 7 3 ज़ा 21y एंड 7 8 ज़ा 56। तो ये हमारा कोइंसिडेंट लाइन का एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक ग्राफ ड्रॉ करो इसका, है ना। x माइनस वाई माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, और अनदर इक्वेशन इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, तो हमने क्या देखा? x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 कर लेते हैं, और इसे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 कर लेते हैं। इससे बोला पहले तो उसका ग्राफ बनाओ, फिर जो x एक्सेस के साथ जो ट्राइंगल बनेगा ना उसको शेड करो। तो इसने तो शेड करने के लिए बोला, ऐसा भी हो सकता है वो उसका एरिया मांग ले, ऐसा भी हो सकता है उसके वर्टेक्स मांग ले, तो हम तीनों करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा? पहले इसके प्लॉट ले लेते हैं। x की जगह अगर 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, और अगर y की जगह 0 डालेंगे तो x का वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा। ओके, मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, आप ऐसे मत करना। x की जगह 0 डालेंगे तो y 6, y की जगह 0 डालेंगे तो x 4। तो अगर हम इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसका ग्राफ प्लॉट। थोड़ा ज़्यादा मोटा हो रहा है ये। तो जैसे कि मैंने ये बना लिया है, तो अब हम जैसे पहला पॉइंट है 0,1, तो वो हमारा पॉइंट यहाँ है, और क्या है -1,0, तो वो यहाँ है। तो चलिए अब हम इसका एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैसे लाइन ड्रॉ होगी है? जो दोनों पॉइंट से होती हुई जाए, है ना। तो बना लेते हैं इसे कि ऐसा कि ये दोनों पॉइंट से होती हुई जाए। कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको। हाँ, ये बन गई हमारी लाइन। अच्छा, दूसरी क्या है? 0 6, तो 1 2 3 4 5 6, है ना, यहाँ से 4 तक जाए, 4, ये रही वो लाइन, ठीक है ना। तो मैंने इस पे पॉइंट लिख देना है। ये वाला हमारा 0,6 है, और ये वाला 4,0 है, और ये वाला है -1,0, और ये वाला आ जाएगा, देखो 2, मैंने तो भी फ्री हैंड से बनाया, तो ये वाला पॉइंट जो है शायद 2,3 होगा। अब अगर वो ना, इसमें तो इसने कहा है कि सिर्फ शेड कर दो, चलो शेड कर देते हैं x एक्सिस के साथ जो एरिया बना है। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में वो ये कह दे कि इसके वर्टेक्स लिखो, तो इसे a ले लेना, इसे b और इसे c, ट्राइंगल के वर्टेक्स हो गए। ऐसा भी हो सकता है वो एरिया कहे, तो एरिया क्या होगा? देखो इसका ये पूरा बेस है यहाँ से यहाँ तक, तो काउंट कर लेंगे, 4 इधर 1 इधर, तो बेस इसका 5 हो जाएगा। और हाइट कितनी है? हाइट इसकी 3 है, और इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। फिर इसका ऐसे एरिया निकाल सकते हैं 15/2। तो वो और भी चीज़ें पूछ सकता है। तो चलें अब अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप नाम से ही पता लग रहा होगा, इंग्लिश का वर्ड है कि एक दूसरे की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेना, एक की जगह कोई दूसरा ले ले, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि पहली इक्वेशन है फर्स्ट पार्ट, ये तो बहुत ईजी है, x प्लस वाई इक्वस टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वस टू 4।
तो पहले ना सब्स्टिट्यूशन मेथड जब भी लगाना हो, सबसे पहले दोनों इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन कौन सी है उसे देख लो। छोटी मुझे ये वाली लग रही है, उससे एक्स या वाई की वैल्यू ले लो। तो माइनस वाई को दूसरी साइड भेज देते हैं, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये मुझे x की वैल्यू कहाँ से मिली, सेकंड इक्वेशन से। अगर सेकंड से मिलती है तो उसे फर्स्ट में डालते हैं, और अगर फर्स्ट से मिलती है तो सेकंड में डालते हैं। तो क्या लिखने वाले हैं हम, पुटिंग x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। x का वैल्यू क्या है, 4 प्लस वाई, आगे क्या है y इक्वल टू 14। तो 4 प्लस 2y इक्वल टू 14, देन 2y इक्वल्स टू 14। ये 4 इधर आ जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, तो -4, देन 2y इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 5, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई वाला 10 के नीचे चला गया। तो अब हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। यहाँ पर हम क्या वैल्यू डाल देने वाले हैं, 5 प्लस 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। एक मैं फ्रैक्शन वाला ले लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद एक रूट वाला कर लेंगे और एक डेसिमल वाला कर लेंगे। तो सिक्स्थ पार्ट, ये पहले डेसिमल वाले को ही क्लिक कर लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट का हमारा फोर्थ वाला है। तो फोर्थ वाले में क्या कहता है, 0.2x, 0.3y और 1.3। अरे बाबा, पॉइंट देखते ही बच्चे एकदम घबरा गए। बिल्कुल नहीं घबराने का, पॉइंट हटा के हम नीचे 0 लगा सकते हैं या मल्टीप्लाइड बाई 10 कर सकते हैं। जो जैसे भी आप स्मार्ट हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें वर्क करेंगे। तो देखो, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड तो ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं, ईस्ट मतलब पॉइंट हटा के नीचे वही जो हम होते हैं ना, हमारा जो कंडीशन है कि पॉइंट के हटाया, नीचे 1 लिखा और पॉइंट के पास जितने प्लेसेस है उतने 0 लगा देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। या मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 10 बोथ साइड्स। क्यों ऐसा क्यों किया, देखो 0.2 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा वेला, ठीक है ना, इसीलिए। तो ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 3y, ये आ जाएगा 13। नॉर्मल इक्वेशन बन गई। ये वाला बन जाएगा 4x, ये वाला बन जाएगा 5y, ये बन जाएगा 23। क्लियर। यहाँ से छोटी इक्वेशन मुझे पहली वाली लग रही है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, देन x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हमें x के वैल्यू मिला। पुटिंग इन सेकेंड, पुटिंग इन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो 4 के बाद क्या है, x इज 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। तो 2 ने क्या कर देना है, इस 2 ने 4 को कट कर देना है 2 टाइम्स, ओके। अब वो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 26, 2 3 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। 26 माइनस y इक्वल टू 23, 26 माइनस 23, ये 23 इतने आ गया, और y को दूसरी साइड जाना है पॉजिटिव, तो देन y इक्वल टू 3। पुटिंग y इन दिस x, तो x इज इक्वल टू क्या था, 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो यहाँ पर हम y का वैल्यू डाल देते हैं, 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाना है, 13 माइनस 9 अपॉन 2। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/2, दैट इज 2। क्लियर। तो ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ गया होगा। एक मैं अब पहले रूट फ्रैक्शन वाला करा देता हूँ, फिर रूट वाला करा देता हूँ, है ना। तो 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। तो फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन जिससे दिक्कत है उसे हटा दो, फ्रैक्शन खत्म कर देते हैं इसका एलसीएम लेके। x/3 y/2 इक्वल्स टू 13/6, नेट टेकिंग एलसीएम 6, ये हो जाएगा हमारा 9x, ये हो जाएगा 10y इक्वल टू -2। देखो एलसीएम कैसे करते हैं, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, ये दोनों मल्टीप्लाई करके तो नीचे लिख देना है, ये वाला मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है, ये वाला मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। क्लियर है ना। और ये 6 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चले जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन बनेगी 9x माइनस 10y माइनस 12। ओके, नाउ अगेन टेकिंग एलसीएम 6, ये 2x, ये 3y इक्वल टू 13/6। 6 तो कट जाएगा ना, क्योंकि इधर डिवाइड वाला कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई डिवाइड वाले कट हो जाते हैं। तो फाइनली क्या बनता है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब सेम एज फोर्थ पार्ट, अब आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। चलो एक रूट वाले को पा लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और आगे क्या कहता है, रूट 3x
माइनस रूट 8y इक्वस टू 0। ओके, तो यहाँ से हम ना x की वैल्यू उठा लेते हैं, तो माइनस रूट 3y और x का वैल्यू आ गया माइनस रूट 3y ओवर रूट 2y। ओके, पुटिंग x इन दिस इक्वेशन, नाउ रूट 3 के बाद माइनस x का वैल्यू रूट 2y माइनस रूट 8y इक्वस टू 0। अच्छा, y कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा माइनस 3/2 रूट रूट थ्री हो गया ना, और माइनस रूट 8 इक्वल टू 0। अब ये y और इस ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, तो ये पूरा ब्रैकेट 0 के नीचे जाके 0 ही तो देना है भाई, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 0 के नीचे आ जाएगा। तो 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 ही देता है, y की वैल्यू 0 यहाँ डालेंगे, ये भी मल्टीप्लाई में, तो x इज ऑल्सो 0। देखो मैं आपको एक छोटी सी पते की बात बताता हूँ। देखो इक्वेशन की पूरी फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ प्लस माइनस के डिपेंड पर, या तो ये दोनों एक्सेस को काटेगी, है ना। अगर पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या करेगी, कट्स बोथ एक्सेस। अब किसी भी डायरेक्शन में कट कर सकती है, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर इसमें से एक टर्म कम हो जाती है, मान लो x वाला कम हो जाता है, क्या बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें सिर्फ y है, तो ये क्या बनेगा पैरेलल टू x एक्सेस, है ना। इसमें सिर्फ हमारे पास क्या है y है, जैसे y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, तो ये ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सेस बनेगी, ऐसे ऐसे या नीचे या ऊपर, माइनस से प्लस पे डिपेंड करता है, क्या बनेगी ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सेस। और अगर इसमें से y कम हो जाता, ax प्लस सी, y वाला टर्म कम हो जाता इक्वल टू 0, तो ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सेस, ऐसे बनेगी है, वो डिपेंड करेगा, प्लस की है तो राइट साइड में नेगेटिव है, ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सेस, है ना। और अगर इसमें से c वाली टर्म कम हो जाती है, मतलब ax प्लस बी वाई, तो पासेस थ्रू ओरिजिन, तो मतलब कहाँ से, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑलवेज ओरिजिन से पास करेगी, चाहे वो ऐसे पास करे चाहे ऐसे पास करे। अब मैं इसी क्वेश्चन को बोल रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन MCQ में आ जाता और बोल देते कि इनके कॉमन पॉइंट निकालो, तो आपको पता ही है इसमें दोनों में C नहीं है, तो मतलब पहली लाइन भी मान लो ऐसे जा रही है, तो दूसरी भी ऐसे ही जाएगी, तो इनका कॉमन पॉइंट क्या है 0 0। तो देख के ही पता लग जाएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि इसके आंसर्स कॉमन पॉइंट, इसका सॉल्यूशन 0 0 पर ही इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, क्लियर हो गई बात। चलो अगला करते हैं। अब आगे क्या है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के बाद जो y और x की वैल्यू आए उसे y इक्वल टू x प्लस 3 में डाल के m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। ईजी है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो अब हमें क्या करना है अगले क्वेश्चन में कि मतलब कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, उस कंडीशंस को पढ़ते हुए हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, क्लियर है। और फिर उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व भी करना है। तो पहली इक्वेशन क्या कहती है देख लेते हैं। मैं एक बार, वो पेज मेरा इधर उधर हो गया है। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर हैं उनको माइनस करते हैं तो 26 आता है। तो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, तो सेकंड वन इज y, तो इनको माइनस करके 26 आता है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। एंड अच्छा, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर दूसरे से बड़ा है। तो अब ये बताओ कि x इज इक्वल टू 3y लूँ या y इक्वल या 3y या y इक्वल टू 3x लूँ, ये कैसे पॉसिबल है। अगर हम इसको देखें तो हमें पता लग गया x बड़ा है, क्योंकि x में से y माइनस होकर पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब बड़ा नंबर पॉजिटिव है। तो बड़ा कौन है, x। तो इसीलिए इनमें से हम लेंगे x इज इक्वल टू 3y। x की वैल्यू है, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 20। x की वैल्यू क्या है 3y माइनस वाई 26, 2y equal to 26, then y equal to 13. Putting y in this equation, you will get x is equals to 39. Okay, तो first number is 39 and second number is 13. Clear है। अच्छा, the larger of two supplementary angles, second part कर रहे हैं हम लोग। The larger of two supplementary angles exceed the smaller one by 18. तो देखो एक वर्ड आया है इसमें सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल का नाम आते ही हमें पता लग गया, ऐसे दो एंगल्स हैं जिनका सम 180 है। तो let first equal to x and second equals to y, दोनों को ऐड करके तो 180 आना है ना, क्योंकि उसने बोला है सप्लीमेंट्री है। अब इसने बोला कि जो बड़ा वाला है, लार्जर है, वो छोटे वाले से 18 बड़ा है,
तो x माइनस वाई इक्वल टू 18। अब दो इक्वेशन बन गई, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bat and 6 ball for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 ball for rupees 1750. तो वही यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट रुपीज एक्स, कॉस्ट ऑफ अ बॉल रुपीज वाई। तो कितने बैट लाए शुरू में, 7 बैट, यानी कि 7x, बॉल कितने लेके आ गया 6y इक्वल टू 3800। फिर दोबारा वो चला गया, कुछ कमी रह गई होगी, दोबारा गई तो 3 बैट और ले आई यानी कि 3x, एक बैट x का है ना इसलिए 3x, 5 बॉल यानी कि 5y इक्वल टू 1750। बस अब आप इन्हें सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करिएगा। नहीं समझ आता है, नहीं होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसको दोबारा से सॉल्व करा दूंगा। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ जाते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, The taxi charges in a city consist of fixed charge and another with the charge for the distance covered। मतलब एक टैक्सी चलती है सिटी में, वो तो फिक्स चार्ज देती है और जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसका अलग से लेगी। अच्छा, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स द चार्ज पेड 105। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। ठीक है, तो इसने लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज रुपीज एक्स ले लेते हैं और पर किलोमीटर चार्ज रुपीज वाई ले लेते हैं, है ना। अब इसने बोला है 10 किलोमीटर के 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई और प्लस फिक्स चार्ज मिला के 105 पे किया, और इसी तरह से फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर का मिला के 155 पे किया। तो हाउ मच रुपीज पेड फॉर 25 किलोमीटर, तो फॉर 25 किलोमीटर्स चार्ज विल बी x प्लस 25y। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू आएगी और हमारे को एक्स वाई इसमें डाल देना है, तो 25 किलोमीटर का कॉस्ट आ जाएगा। ओके, चलिए फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन का नाम आते ही पता लग गया, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। तो चलिए, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है व्हेन 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब एक न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं ना, तो फ्रैक्शन क्या बन जाना है 9/11। तो लेट न्यूमरेटर let numerator equal to x and denominator equal to y। तो फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब इसने बोला कि इसमें ना अगर ऊपर वाले में भी 2 और नीचे वाले में भी 2 ऐड कर दें तो ये हमारा ना 9/11 हो जाना है। मतलब अभी x अपॉन वाई है, सीधा सीधा नंबर है, +2 ऊपर में भी और +2 डिनोमिनेटर में भी, तो क्या बन जाना 9/11। और इसी तरह से अगर दोनों में 2 के बजाय इफ 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट्स बिकम्स 5/6। मतलब 2 ना जोड़ो बल्कि अगर 3 जोड़ दें तो क्या बन जाना है 5/6। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 22, 9x प्लस 18, तो 11x माइनस 9y होगा ना, मैंने गलत लिख दिया, 9y xy वालों को एक साइड कर लिया और 18 न्यूमेरिक को एक साइड कर लिया, तो 11x माइनस 9y माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर सबको एक साइड कर लेंगे ना, इक्वल टू 0 में भी फॉर्म करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पैदा है। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6x प्लस 18 5y प्लस 15। 6x के पास हम 5y को ले आते हैं और 15 के पास ले जाते हैं, 18 को साइन चेंज हो जाने ना उसके, तो ये हो जाएगा -3। अब ये दो इक्वेशन बन गए, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएगी उसको ऊपर एक्स को ऊपर और वाई को नीचे डाल देंगे, ये एक्स और ये वाई। क्लियर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इतनी लंबी वीडियो में फिर आप भी बोर हो जाओगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।